आज का पहला सवाल है हमारा। द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस रिक्वायर। जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो किस चीज की जरूरत हमें होती है उस वक्त? डेटा कलेक्शन। क्या हम उस वक्त डेटा कलेक्ट करें पब्लिक से और उस डेटे की पब्लिक से लिए गए डेटे की बुनियाद पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्या लिए गए डेटा के ऊपर हम टेस्ट लगाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका मीन मोड मीडियन वगैरह निकालते हैं और फिर हम उसकी बुनियाद पे हाइपोथेसिस निकालते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमारे पास मेथोडोलॉजी होना जरूरी है कि मैंने किन से डाटा इकट्ठा करना है, किन जराए से डाटा इकट्ठा करना है, किस तरह उसका एनालिसिस करना है, कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं मैंने, क्या वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। क्या जब हमने हाइपोथेसिस देनी होती है, हाइपोथेसिस के लिए हमारे हमारे एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए, हमने लिटरेचर रिव्यू किया हो, हमें पता हो कि माजी के अंदर इस तरह का मसाइल, यानी इस तरह के मसाइल जब लोगों को पेश आए तो उन्होंने उसके ऊपर क्या उसका सोल्यूशन निकाला, उसकी बुनियाद पे हम अपने हाइपोथेसिस देंगे कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है ना, हमारा ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हमारा इस तरह का सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ठीक है। देखिए जो हमारे पास होता है ना, यानी हाइपोथेसिस देना, मफरूजा देना, कोई प्रिडिक्शन करना, वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बनाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई बंदा भी उठ के बता दे, अपनी फिलासफी बता दे, अपना नजरिया बता दे। बल्कि इसके पीछे प्रॉपर एक लॉजिक, प्रॉपर एक, यानी हाइपोथेसिस के पीछे भी एक लॉजिक होनी चाहिए, हमारी उसके पीछे रीडिंग होनी चाहिए, उस तरह के मसाइल को और लोगों ने किस तरह एड्रेस किया हमें इसका पता होगा तो हम एक बेहतर हाइपोथेसिस दे के उसके मसाइल, यानी पहिया अगर इजाद हो चुका है तो दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं है। तो इस फार्मूले को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हाउ द लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च। लोकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये किसका, ये कौन सी रिसर्च होगी? बेसिक रिसर्च जिसके अंदर हम थ्योरी डेवलप करते हैं वो वाली हमारे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये तो बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इंतहाई हाई कंट्रोल होता है। अप्लाइड जहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन किसी चीज की अफादियत चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी लोकल प्रॉब्लम होते हैं ना, मोना क्लासरूम वाह। लेवल पे प्रॉब्लम आ गए, उन प्रॉब्लम को हल करने जो रिसर्च इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी चीज के इमीडिएट सोल्यूशन के लिए हम कर एक्शन रिसर्च होती है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ। हिस्टोग्राम जो है ना, ये बेसिकली होते हैं जिसके अंदर ना, मतलब उसके अंदर जो रेक्टेंगल बनी हो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल बनी होती हैं, यानी जिस तरह वो ग्राफ इस तरह नहीं होते रेक्टेंगल, तो वो बनी होती है हिस्टोग्राम में। इसका एक और नाम भी है इसी तरह का हिस्टोग्राम से ना, वो एक होता है पाई ग्राम, एक होता है, मैं किसका और नाम भी है मेरे जहन में बोल रहा है, आज बंद बार है ग्राम। हमसे। शुक्रिया शुक्रिया। बार भी इसका होता है, नाम होता है, ये ऐसे करके बने होते हैं। ये देख ऐसे करके ना, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इस तरह करके ऐसे करके, अब ये बार हाँ भी तो है भाई और एक तरह की रेक्टेंगल भी है, बार भी है और रेक्टेंगल भी है। पर इसके अंदर थोड़ा फर्क ही होता है, मैं हिस्टोग्राम में कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं मुसलसल, और बार ग्राफ के अंदर उसके अंदर स्पेस वगैरह होती है। द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज फ्रॉम। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक होती है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 3 से लेके 6 साल तक होती है, ठीक है। 3 3 साल का बच्चा आजकल स्कूलों में दाखिल करवा दिया जाता है और 6 साल तक उसका वो बचपना ही चलता है, वो बचपन का टिन्योज ही चलता है। द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। The systematic analysis of observation obtained from record, documents and field. It is यानी वो ऑब्जर्वेशन आपकी जो आप रिकॉर्ड से लेते हैं, डॉक्यूमेंट से लेते हैं, फील्ड नोट से लेते हैं, वो क्या होंगे? कंटेंट एनालिसिस होगा, डिस्कोर्स एनालिसिस होगा, फ्रेमवर्क एनालिसिस या नैरेटिव एनालिसिस। देखिए आप कहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं? आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं रिकॉर्ड से जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आप कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? किस चीज की जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। कहाँ से कर रहे हैं? फील्ड। तो इसको क्या बोलेंगे?
आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, थोड़ा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। पापड़ खाए थे सुबह सुबह। इसको हम सुबह जो सुबह पापड़ बोलेंगे खा ना, के वो हमारी होगी कंटेंट एनालिसिस होगा, जहां पे हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, और सॉरी ऑब्जर्व कह रहा हूँ, हमारे पास डाटा मौजूद है। उस दिए गए डाटा में से हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई खास रिकॉर्ड है उसको ऑब्जर्व करना है, कोई नेचर इन्वायरमेंट, एक रिकॉर्ड की वीडियोज है उनसे कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फील्ड नोट्स बने हुए हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करके आप किसी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे कंटेंट का एनालिसिस हो रहा है। वो भी डाटा या रिकॉर्ड वीडियोज भी होंगे, वो कंटेंट ही है ना, एक डाटा ही है ना। जब हम ऐसी चीज से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक तो होते नेचुरल इन्वायरमेंट, वो नहीं, अब ऐसी चीज से कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसे कंटेंट एनालिसिस जो है ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। Education that is intended to remedy a situation is known as remedy of situation। यानी वो एजुकेशन जो रेमेडी होती है उसे क्या बोलते हैं? एजुकेशनल रेमेडी, रेमेडियल एजुकेशन, रेमेडी ऑफ एजुकेशन, रेमेडियल ऑफ थ्रेट। तो इससे रेमेडियल, ये मतलब रेमेडियल एजुकेशन से मुराद ये है कि बच्चे की किस छोटे मोटे मामलात के अंदर उसकी बेहतरी करना, जहां वो कहीं अटक रहा है, कहीं मसला आ रहा है, कोई चीज की कमी कुताही रह गई है, उसकी रेमेडी के तौर पे उसकी उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर करना, तो रेमेडियल एजुकेशन बोलेंगे। वेरिएबल डेट हैव ओनली टू कैटेगरी, यस और नो। यानी हमारे पास वेरिएबल जिसके अंदर कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, इंडिपेंडेंट, यानी ये उसके अंदर बात होगी तो उसका यस जवाब होगा या नो जवाब होगा। तो ये इको डिकोटोमस भी कहते हैं। डिको का मतलब डाई डाई डाइकोटोमस करके बोलते हैं शायद, डिकोटोमस मैं बोलता हूँ। तो वो होता है यानी कि दो की नुमाइंदगी करता है डिकोटोमस, दो उसके अंदर कैटेगरी वेरिएबल होंगे, यस और नो की बात है। अचीवमेंट टेस्ट मींस, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट हमें पता है कि हम कुछ करने के बाद हम उसके, तो क्या होता है, द मेजर ऑफ प्रोसेस स्कोर्स, इसके जरिए हम जो है वो स्कोर को मेजर कर रहे होते हैं। द मेजर ऑफ, इससे हम जरिए हम लर्निंग स्किल्स को मेजर कर रहे होते हैं, बोथ हैंड भी, बोथ है। देखिए जब आपका है ना, आप अचीवमेंट टेस्ट देख रहे हैं, आप उसके अंदर उसके स्कोर भी देख रहे हैं, भाई इसने कितना अचीव किया, कितने स्कोर अचीव किए हैं, और कितनी इसने स्किल्स वगैरह सीखे, दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। बेंजामिन ब्लूम ने 1856 के अंदर जो है वो, ये इसका यार मैंने देखना था, मुझे याद नहीं आया। ब्लूम 1856 में दिया। तो डिजिटल टेक्सानोमी कंसिस्ट ऑफ 2002। तो डिजिटल टेक्सानोमी कंसेप्ट क्या था यार? बेसिकली सवाल का मुझे ना समझ कोई नहीं है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको देखूंगा, लेकिन मैं जो है ना वो टाइप करते हुए मैं गुजर गया, मेरा ख्याल नहीं गया इस तरफ। तो इस सवाल को तो मुझे कोई नहीं इसकी समझ के ये क्या कहना चाह रहा है। ब्लूम 1956 और डिजिटल टेक्सोनॉमी का सिस्ट ऑफ 2002, तो इसके अंदर क्या डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन, पता नहीं, ये मुझे ना इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इस सवाल को देखूंगा, ठीक है। अब ब्लूम की रवेयन, तो वो तो एंडरसन, वो तो हो गई। अब डिजिटल टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ दो, इस तरह मुझे नहीं पता चल रहा। शायद किसी को पता हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि क्या इसमें क्या वो आपकी समझ में क्या कहना चाह रहा है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डे टू डे सिचुएशन आर नोन एज, डे टू डे सिचुएशन में स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो होती है क्या होती है? लेसन प्लान, रूटीन, स्टूडेंट डायरीज, एक्टिविटीज। जो हमारी दिन डे टू डे चीजें चल रही होती है वो बेसिकली हमारी रूटीन होती है। डे टू डे सिचुएशन यानी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट डिफरेंट डे टू डे सिचुएशन। तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो अपनी हम रूटीन से ही उसको जो है बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है। यकदम चमत्कार नहीं होते। अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग एजुकेशन डिग्री मीन, अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग हमारी होती है उसको बोल रहे होते हैं। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग, और बोथ एंड भी तो सारे कह सकते हैं। तो इंटर्नशिप के अंदर ना, इसके अंदर इंटर्नशिप आती है, जो हमारे अप्रेंटिसशिप होता है। रेस को डिफाइंड डैश पिलर्स ऑफ करिकुलम, रेस
यूनेस्को ने कितने करिकुलम के पिलर बताए हैं? कौन कौन से? ये मुझे सवाल इसका भी ज़हन में नहीं आ रहा। चलिए इसको मैं देखो, मुझे मेरे ज़हन में कोई ना कौन कौन से पिलर्स हैं। बेसिकली मैं सवाल को देख नहीं सका, एक तो जो है ना वो तबीयत भी काफ़ी डिस्टर्ब है, तो इस वजह से करके ना, तो ये दो सवाल जो है वो मैं इनको बाद में करूँगा। मेरे ज़हन में नहीं है कि कौन से पिलर की बात यूनेस्को ने की थी। The learning disability consists of disorder which may manifest itself in imperfect. लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है किस तरह की हो सकती है? अच्छा, लर्निंग टू गेन, लर्निंग टू अर्न, ये आप कह रहे हैं उनका जवाब है जो दूसरा, क्या बोलते हैं, पिछले सवाल का जवाब बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं 3 है यूनेस्को ने दी हुई। ठीक है, और इसको मैं जहाँ पे जो है वो कर देता हूँ, पेश कर देता हूँ आपका जवाब को। ठीक है, अब 4 है, 4 वाले क्या कहते हैं इसको, 3 वाले क्या कहते हैं? ठीक, अच्छा ठीक है बेटा, काम कर रहा हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, रीड राइट के भी, थिंक एंड स्पेल, सारे प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेटेड, साइकोमोटर ताल्लुक किसके साथ है? फीलिंग एंड इमोशन, ये तो अफेक्टिव डोमेन है। ग्रास और लार्ज मसल फाइन मोटर स्किल, यानी जिसमें हम अपने मसल के सवाल करें, ठीक है। नॉलेज कॉग्निटिव में आएगा। कम्युनिकेशन, वो भी कम्युनिकेशन किस में आएगा वैसे? कम्युनिकेशन के अंदर नॉलेज के अंदर भी आ सकता है, उसके अंदर भी आ सकता है, इफेक्ट के अंदर भी आ सकता है। कम्युनिकेशन भी कहीं पहले में ही आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ना, कॉग्निटिव के अंदर ही आएगा। द फ्लिप्ड लर्निंग, जो फ्लिप लर्निंग होती है, स्टूडेंट टीचर आर रिमोटली कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट और टीचर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं, और फॉर कॉमन काज टीचिंग एंड लर्निंग, इस तरह की लर्निंग को क्या बोलते हैं? मतलब ये टर्म किसकी है? तो ये पेडागोजिकल अप्रोच बेसिकली है कि हम जो है ना वो उस्ताद पहले देता है, बच्चे पहले करते हैं, फिर सवाल जवाब, तो ये पेडागोजिकल अप्रोच है। एक्रीडेशन इन द एजुकेशनल सिस्टम मींस, एजुकेशन के सिस्टम के अंदर जो एक्रीडिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाता है कि हम किसी से क्या ले रहे होते हैं, रिकॉग्निशन ले रहे होते हैं, लाइसेंस लेना, एक्रीडिटेशन करवाना, तो ये एक्रीडिटेशन रिकॉग्नाइजिंग को कहते हैं। टूरिस्ट, तलहा, महद, बैठ चलो, शोर नहीं करो बच्चों। Theorist emphasizes the role of memory in comprehension और मेमोरी का रोल क्या है कंप्रीहेंशन में? बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ह्यूमनिस्ट, तो जो कि मेमोरी जो है इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, ये कॉग्निटिविस्ट होगा, कॉग्निटिविस्ट होगा। द प्रोसेस बाय विच एजुकेटर आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस आर आउटकम इज कॉल्ड, जहां हम अपनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के, और किसी को जवाबदेह होते हैं, ठीक है, अपनी आउटकम के, तो अकाउंटेबिलिटी होता है, यानी कहा हम अकाउंटेबल हैं किस चीज के। A summary of a study that describe its most imperfect aspect, for example, finding, results and conclusion is known as, तो हमारी जो रिसर्च की समरी होती है ना, जिसके अंदर हम वो करते कि उसके अंदर चीजें बता रहे होते हैं, थोड़ा बहुत अपनी इंट्रोडक्शन में बता दिया, फाइंडिंग, रिजल्ट था, कंक्लूजन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, थीसिस का या आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट का सब कुछ होता है। A statement that is widely accepted as truth, वो स्टेटमेंट जो दुनिया में यानी मोस्ट जगह पे ट्रुथ मानी जाती है, तो एज्यूम बोलते हैं, ये एक टर्म है, शायद इसी तरह लतीनी या की टर्म है, तो वो जो जिन चीजों को हम सच मानते हैं ना, ये प्रोवर्ब टाइप या उस तरह, तो वो उसको हम एज्यूम बोलते हैं। एन क्या हुआ? एन क्या स्टैंड फॉर करता है
नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके पास ये होता है कि जितनी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक उसका हम एप्टीट्यूड या उसकी सलाहियतें जो है वो हम देखेंगे। नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क। Even a dash glance will reveal the mastery, bird eye view। किसी चीज को यानी हम बहुत थोड़ी नजर से ना देखें तो फिर भी हम जो है वो हमारी मास्टरी पता चल जाती है। ये कर सरसरी या करसरी इसको इसको बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल तो बड़ा गहराई से देखना होता है किसी चीज को, क्यूरियस और ये सारी एक ही है। ब्रांडेड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसे हम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यानी किसी को ऑनलाइन तो कभी यानी ऑनलाइन भी होता है एजुकेशन मटेरियल और अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू, दोनों चीजें होती है ब्रांडेड। आजकल मुफ्त चलती है ब्रांडेड लर्निंग की। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टू क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज इज, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? कॉल स्टूडेंट्स बाय नेम, स्टूडेंट को नेम्स के साथ बुलाया जाए। सर्कुलेट इन द क्लास, इंगेज स्टूडेंट, रिवार्ड द स्टूडेंट। तो सबसे बेहतर ये है कि इंगेज किया जाए स्टूडेंट को, उसी से हम क्लास को मैनेज कर सकते हैं। द डिजायर्ड फोकस ऑफ असेसमेंट मस्ट बी ऑन, असेसमेंट का डिजायर्ड फोकस क्या है? मेमोराइजेशन, मोटिवेशन, मल्टीपल आंसर, थिंकिंग। यानी असेसमेंट के जरिए हम क्या चाह रहे होते हैं किसी शख्स के अंदर पैदा हो जाए, मेमोराइजेशन पैदा हो जाए, मोटिवेशन पैदा हो, मल्टीपल आंसर कर सके या थिंकिंग। तो इसका आंसर थिंकिंग होगा मेरा ख्याल है। मतलब कि वो असेसमेंट के जरिए वो अपनी फोकस करे अपने थिंकिंग के ऊपर कि इधर मैं ठीक हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। तो थिंकिंग इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। करिकुलम दैट्स जस्ट एफिशिएंसी मेजरमेंट स्टैंडर्डाइजेशन इज नोन एज, वो करिकुलम जो एफिशिएंसी, मेजरमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो इसको हम सिस्टमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक बोलेंगे। जिसके अंदर आप प्रॉपर एक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, एक मेजरमेंट और इन चीजों को एफिशिएंसी देख रहे हैं, तो वो ये होगा। Extra classes occurring outside of the formal class is known as tuition, which is also called। जो हम जो है ना बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं या लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे? नहीं, वो दिन टाइम होती है प्रोक्टर फ्री एजुकेशन या शेडो एजुकेशन या टेरिटरी एजुकेशन। वो एजुकेशन जो हम साइड बाय साइड पैरेलली कर रहे होते हैं, एक स्कूल वाली होगी इदारे वाली और एक हम घर पे कर रहे होते हैं ना, वो इसको हम बोलते हैं शेडो एजुकेशन। क्या बोलते हैं? शेडो एजुकेशन। द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम क्या है? फॉर द डैश इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम अ लर्निंग हु इज गिवन अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद क्या होता है? पहले तो बताया स्टिमुलस कौन से होते हैं? बिहेवियरिस्ट होते हैं, कॉग्निटिव। तो ये हमें यहीं से कीवर्ड मिल गया। बात हो रही है रिस्पांस की, बात हो रही है स्टिमुलस, स्टिमुलस और रिस्पांस वाली वो जेबी वाटसन की थ्योरी है और उसी के अंदर फर्दर थ्योरीज है। आईक्यू स्टैंड फॉर, आईक्यू जो है ना वो हमारा पहले होता था इंटेलिजेंस की बात होती थी, बाद में आईक्यू बोला 1912 के अंदर कहीं आया और ये जो है ना वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसे कहा जाता है। 1912 कह रहा हूँ, बहुत लेट आया, शायद उससे भी लेट आया। द डोमिनेंट थीम फोकस्ड बाय डॉली इन क्लासरूम मैनेजमेंट, डॉली का फेमस थीम क्या है? कंट्रोल, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लर्निंग, मिसबिहेवियर। डॉली कहती है लर्निंग होनी चाहिए, यानी एक एक्सपेरिमेंटल टाइप है इसको डॉली का, मैंने थोड़ा मेंशन तो किया था। ये है the dominant theme focused by Walter Dolly in classroom learning और the importance of creating effective learning environment, अच्छा environment पैदा करना, उसके कमिटी बनाना। Children must have some control over the direction of the learning propagated by the school of, तो यानी कि बच्चों को कुछ जो है वो कंट्रोल होना चाहिए कि वो उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है
और कैसी उनकी तरबियत की जा रही थी, मोंटेसोरी, रगी मालिया, वर्ल्ड्रॉफ या पाब्लो। तो कौन जो है ना वो ये कहता है कि बच्चों को जो है ना वो कुछ ट्रेनिंग की जाए डायरेक्ट शराफत, तो ये इसमें कौन होगा? रॉगी मालिया ने ये बात की थी। ये वैसे तीनों ने बात की हुई है इस तरह की ना, मालिया और ये सिर्फ पाब्लो, पाब्लो थोड़ा हट के एस्टिमेट रिस्पॉन्स पे जकड़ा रहता है। तो इन तीनों ने बात की है कि लर्निंग के अंदर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपसे हेल्प लेंगे इस तरह का। मेरे दिमाग कहीं और चल रहा है। द पर्पज ऑफ एवेल्यूशन इज, एवेल्यूशन का पर्पज क्या है? डिसीजन, जजमेंट, ओपिनियन, प्रेडिक्शन। तो जजमेंट है, ठीक है। एजुकेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड, ये बेसिक राइट है इंसानों का, एंड फाउंडेशन फॉर द मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी, और ये माशरे के अंदर जो है वो इक्वल सोसाइटी बनाती है। इस सेड बाय 23। कौन इसको कहता है? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनओ या वर्ल्ड वाइड? यूनेस्को का ताल्लुक ज्यादा एजुकेशन के साथ है, वो बातें इस तरह की करता है। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये इसका पहला ही खड़ा है, इसको स्टैंड करता है। नई टेक्नोलॉजी है, बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए। नंबर वन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का नंबर वन स्कूल सिस्टम कौन सा है? वो फिनलैंड का जो है वो नंबर वन स्कूल सिस्टम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट, व्हाट एन इंडिविजुअल नोज अबाउट द वर्ड स्टेम फ्रॉम हिज और होम। तो जो कोई नोट के बारे में जानता है, क्या जानता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस, अपने वो जो सवाल होगा उसके मुताबिक आपने इंटरप्रेट करना होगा, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उस सारी चीज़ों की थ्योरी जो पढ़ाई जाएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर एक्सपीरियंस, ये पहला जरा आंसर ही ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मीन द प्रिडिक्ट द मेजरमेंट, किसकी मेजरमेंट को प्रिडिक्ट करता है एप्टीट्यूड टेस्ट? ये एबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? एबिलिटी, कौन शख्स क्या काम कर सकता है। इट हैज ऑलवेज सेड दैट एज इज द हेडमास्टर सो विल बी, ये कहा जाता है कि जैसा उस्ताद होगा, हेडमास्टर होगा, वैसे ही क्या होंगे, वैसा ही स्कूल होगा, वैसा ही जैसा उस्ताद होगा वैसा ही स्कूल होगा। हेडमास्टर एज ए सुपरवाइजर, हेडमास्टर सुपरवाइजर बन गया, ठीक है। शुड सी दैट द इंस्ट्रक्शन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, तो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है किसके अकॉर्डिंग दी गई है? यानी हेडमास्टर सुपरवाइजर तो किसके लर्नर के अकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। लर्नर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, तो वो अपने बच्चों को लर्नर के यानी कि वो भेजेंगे, लर्नर वाला जो है ना, क्या में चल रहा है, लर्नर जो है ना, जो लड़का जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी ज्यादा अहमियत है, उसको हम देखेंगे साइकोलॉजिकल। द इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट इन अ सर्टेन स्कूल डिपेंड्स अपॉन, इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट एक किसी स्कूल के अंदर किस चीज पे डिपेंड करता है? कि आपस में कॉपरेशन हो, मोटिवेशन हो, या सुपरविजन जो है वो आइडियल होनी चाहिए, ऑल ऑफ दी। तो हमारे पास जो है ना वो सुपरविजन जो है ना वो आइडियल होनी चाहिए, बाकी सारी बातें ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंदर जो है ना वो उसको करने के लिए कॉपरेशन भी हो, मोटिवेशन भी हो, लेकिन आइडियल जो सुपरविजन है ना वो ज्यादा हम उसको मतलब सारे ही लगा दें, सारी बातें ही होती हैं, नन लिखा होता है ना फिर हम कहते हैं। तो ये सारे ही लगा दो कि सारी बातें ही किसी न किसी हद तक ये ठीक लग रही हैं। द वायलेशन ऑफ डैश इज एन इरेगुलरिटी, किस चीज का वायलेशन में इरेगुलरिटी पैदा होती है? स्कूल से, स्कूल टाइम से, या बोथ हैंड भी? आपने बताना है किस चीज के वायलेशन से माशरे के अंदर इरेगुलरिटी पैदा होती है, और कैन ओनली बी परमिटेड अंडर एक्सेप्शनल। तो ये टाइम टेबल इरेगुलरिटी का ज्यादातर टाइम टेबल के साथ होता है। यार ये भी दोनों हो सकते हैं यार। डिसिप्लिन भी अगर ना हो तब भी तो मसाइल है ही सही, तो दोनों इकट्ठे हो जाए तो इनका जो है ना वो कर ली, ये दोनों ठीक है यार। वर्ड हुज, एक लड़का, आर, एक दुनिया जो है, दुनिया का, आर एन, आर अनरिफॉर्म्ड इन, इज एन अनरिफॉर्म्ड वर्ल्ड। अगर दुनिया के उस्ताद जो है ना वो अनरिफॉर्म हो गए तो आगे नस्ल भी अनरिफॉर्म, उस्ताद को पढ़ा लिखा सुलझा हुआ होना चाहिए। द बेसिक सिस्टम ऑफ स्कूल रिगार्ड्स द चाइल्ड एज द, तो चाइल्ड क्या है? वो नीड मस्ट बी स्टडी अंडरस्टैंड। तो एजुकेशनल कंज्यूमर है, सोशल कंज्यूमर है, इकोनॉमिक कंज्यूमर है, ऑल ऑफ दीज।
तो बेसिकली तो वो असल एजुकेशनल कंज्यूमर है। मेरी तबीयत ठीक कोई नहीं है, मेरा सर इतना चकरा रहा है ना कि मैं स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा ना। बस जुकाम और उसके साथ जो है ना वो बुखार हो जाता है रात के टाइम ना, शाम के टाइम। इसमें कोई शक नहीं है, मैं बड़ा मुश्किल से कर रहा हूँ। कल छुट्टी हो गई थी तो अब मेरे से ना मुनासिब नहीं लगता कि मैं छुट्टी करूँ। तो वो सर चकरा रहा है, मेरी समझ कोई नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। 50 तक करते हैं किसी तरह, फिर उसके बाद जो है रेस्ट करते हैं। ये एजुकेशन कंज्यूमर होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी वाज गिवन इट्स प्रैक्टिकल बेंट बाय। एजुकेशनल साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल किसने बनाया था? तो थॉर्न डाइक जो है, क्योंकि इन्होंने फिर तजर्बात शुरू किए थे, तो असल साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल इन लोगों ने बनाया था। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ टास्क आर क्वेश्चन टू विच अ स्टूडेंट इज टू रिस्पॉन्ड इज। तो वो जो सवाल होता है जो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे उसे टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट जो ना कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है। इन अ स्कूल an individual permanent record includes his complete information about, यानी उसका कंप्लीट रिकॉर्ड किसी इंडिविजुअल का जिसके अंदर उसकी अचीवमेंट भी है, उसकी हेल्थ क्या है, उसका बायोडाटा क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन हर चीज आ जाती है। इसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। ये हर चीजों पर मुश्तमिल होता है। वन ऑफ द हेडमास्टर ड्यूटी इज टू यूज रिसर्च। हेडमास्टर ड्यूटी क्या है? वो क्या करे? रिसर्च को कहाँ पे एज फॉर्मेलिटी इम्पार्टिंग एजुकेशन, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे एजुकेशन इम्पार्ट करने के रखे, हॉबी के तौर पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, या एज अ नॉलेज एडवांसमेंट। तो जो ना ये मतलब रिसर्च जो हेडमास्टर है ना उसने नॉलेज एडवांसमेंट नहीं करना, वो तो रिसर्चर नॉलेज एडवांस करते हैं। तो जो हेडमास्टर का काम है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, रिसर्च इसलिए करे ये मसला जो पेश आ रहा है इसका हल क्या है। In a school system, the efficiency of the work is measured by supervision, cooperation, motivation, and service of the headmaster, procedure, adopted timetable. In the school system, the efficiency of the work is measured. स्कूल की एफिशिएंसी जो मेजर करने के लिए ना हम देखो हेडमास्टर की जो है वो क्या खिदमात है, ये मेरा ख्याल है जो ज्यादा रहेगा, ठीक रहेगा। स्कूल सुपरविजन इज द, इसका कहते हैं बोथ ए एंड सी। इन स्कूल सिस्टम द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, तो जो वर्क की एफिशिएंसी मेजर्ड बाय सुपरविजन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन। अब अच्छा बेसिकली ना वो टाइम टेबल वाली भी बात तो ठीक है, लेकिन ना अब यहाँ पे जो कीवर्ड ऊपर चल रहे हैं ना इकट्ठे, सुपरविजन, कॉपरेशन उससे मिलता जुलता, मोटिवेशन उससे मिलता जुलता, सर्विस उससे मिलता जुलता, टाइम जो है ना वो उस तरह की बातें यहाँ पे हो नहीं रही। ठीक है, टाइम वाली, तो इस वजह से हेडमास्टर ठीक है। School supervision is the process by which dash is given where and when is needed. सुपरविजन के अंदर क्या चीज दी जाए जब चाहे जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए, गाइडेंस दी जाए, असिस्टेंस दी जाए, क्या दिया जाए जब चाहिए हो। तो एजुकेशन के अंदर असिस्टेंस दी जाए। ठीक है, असिस्टेंस, इस तरह सवाल पहले भी गुजरा था, गाइडेंस की वजह ना असिस्टेंस होगा जो टीचर प्रोवाइड करता है। ठीक, आखिरी सवाल आज के लिए, वैसे टाइप तो मेरे ख्याल 100 सवाल हुआ है। Dash directs the teacher energy and attention by placing proper person at their proper places at the proper time in a proper manner. ये खास टाइम देना, रिसोर्सेज देना, ड्यूटी असाइन करना, एक खास तरीके से इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह के सारे उसको ऑर्डर देना, सारी चीजें इस तरह कर रहे होते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं इसका ना कंटेंट आपके साथ सुबह शेयर करूंगा अभी। ठीक है, सुबह बात होगी। जज़ाकल्लाह।